नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के बिहार झारखंड डिजिटल चैनल पर। क्योंकि आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है इस चर्चा का। विषय है क्योंकि बिहार की महागठबंधन सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में पिछले 1 साल का विकास का लेखा-जोखा रखते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने-सामने हैं। एक तरफ अगर हम विपक्ष की बात करें तो लगातार वो सरकार की विफलताओं को एक-एक करके गिना रहा है। और अगर हम बात करें सत्ता पक्ष की यानी महागठबंधन की, तो वो वहीं विकास की एक नई गाथा लिखने के दावे कर रहा है। तो आज इसी पर हमारी चर्चा होगी, किसने विकास किया, किसकी विफलता है, कहाँ खामियां, कैसा रहा ये पिछला 1 साल महागठबंधन का, इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और मेरे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे सहयोगी सौरभ कुमार मेरे साथ पटना से जुड़े हैं और साथ ही मेरे साथ हैं प्रवक्ता बीजेपी अखिलेश सिंह, डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, देवजानी मित्रा हैं, आरएलजेपी प्रवक्ता। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में हमारे साथ जेडीयू और आरजेडी से भी जुड़ेंगे, महागठबंधन से जुड़ेंगे, उनका जुड़ना बहुत जरूरी है, उनके बिना तो चर्चा की ही नहीं जा सकती। तो चलिए सौरभ, मैं आपसे पहले शुरुआत कर रही हूँ, किस तरह से आप देख रहे हैं वहां की, आप जमीनी हकीकत जानते हैं, आपने महागठबंधन का 1 साल भी देखा और कई आप उससे पहले भी लगातार बिहार की राजनीति से आप रूबरू होते रहे हैं, वहां की जमीनी हकीकत दर्शकों तक पहुंचाते रहे हैं। पिछला 1 साल इस महागठबंधन का आप किस तरह से इसका आकलन करेंगे? जी बिल्कुल पूजा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि महागठबंधन का 1 साल पूरा हो चुका है और मिला-जुला असर ही हम इसे कह सकते हैं। बहुत ज्यादा सफलता या विफलता तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन अगर सबसे पहले हम महागठबंधन के जो 1 साल हुए हैं उसकी अगर सफलताओं की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी सफलता महागठबंधन के लिए ये है कि नीतीश कुमार पिछले कई महीनों से जो प्रयास कर रहे थे कि सभी विपक्षी पार्टी जो है वो एक मंच पर आए, तो इसमें जरूर नीतीश कुमार को सफलता हाथ लगी है। और आज उसी का असर है कि बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को करीब 15 विपक्षी पार्टी एक मंच पर नजर आए और उसके बाद दूसरी जो बैठक चेन्नई में हुई उसमें 26 विपक्षी पार्टी एक मंच पर नजर आए और तीसरी भी बैठक होने वाली है मुंबई में। तो निश्चित रूप से महागठबंधन सरकार के लिए, नीतीश कुमार के लिए और लालू प्रसाद यादव के लिए ये एक बड़ी सफलता है। अगर दूसरी सफलता की बात करें तो जातीय जनगणना, जो नीतीश कुमार लगातार कोशिश कर रहे थे कि बिहार में जातीय जनगणना हो, इसमें नीतीश कुमार की सरकार, महागठबंधन की सरकार को सफलता मिली है और महागठबंधन की सरकार लगातार कोशिश कर रही थी जातीय जनगणना कराने की। हालांकि बीच में पटना हाई कोर्ट ने रोक भी लगा दी थी, 3 मई को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी रोक अब हटा ली गई है। जातीय जनगणना का काम जो है वह अब अंतिम चरण में है और ऐसा उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही महीनों के बाद जातीय जनगणना के जो रिपोर्ट है, जो आंकड़े हैं, वो भी पब्लिक की जाएगी। तीसरी अगर सफलता की बात करें तो जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा था कि 10 लाख लोगों को वो नौकरी देंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि 20 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार दी जाएगी। तो इस कदम में भी सरकार निश्चित रूप से लगातार कोशिश कर रही है और 1,78,000 शिक्षकों की बहाली जिस तरीके से निकाला गया, तो ये एक बड़ी सफलता होगी नीतीश कुमार की सरकार के लिए या महागठबंधन की सरकार के लिए। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग के जो मामले आए और उसमें जो गड़बड़ियां पाई गई और उसके बाद नीतीश कुमार ने उसे रद्द कर दिया, तो ये भी एक बड़ी सफलता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में राजनीति को हावी होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नहीं दिया। तो निश्चित रूप से ये भी एक सरकार के लिए बड़ी सफलता है। समाधान यात्रा, नीतीश कुमार ने यह भी अनाउंस किया कि वो समाधान यात्रा पर निकलेंगे और जिन जिन जो लोगों की शिकायत है उसका समाधान यात्रा में उन समस्याओं को दूर किया जाएगा। ये रही सफलता की बात। लेकिन दूसरी तरफ अगर असफलता की बात करेंगे तो सबसे बड़ी असफलता लॉ एंड ऑर्डर है, क्योंकि अगर हम केवल बिहार की राजधानी पटना की बात करें, अगर 1 साल में 23 जून को 23 विपक्षी पार्टी एक मंच पर नजर आई और तीसरी बैठक चेन्नई में हुई, उसमें 26 विपक्षी पार्टी एक मंच पर नजर आए और तीसरी भी बैठक होने वाली है मुंबई में। तो निश्चित रूप से महागठबंधन सरकार के लिए ये एक बड़ी सफलता है। अगर दूसरी सफलता की बात करें तो जातीय जनगणना, जो नीतीश कुमार लगातार कोशिश कर रहे थे कि बिहार में जातीय जनगणना हो, इसमें नीतीश कुमार की सरकार, महागठबंधन की सरकार को सफलता मिली है और
पिछले 1 महीने की बात करें तो 30 दिन में 30 हत्याएं हुई है केवल बिहार की राजधानी पटना में। निश्चित तौर पर यह एक बड़ी असफलता है महागठबंधन सरकार के लिए। और दूसरी अगर बात करें व्यक्तिगत अगर महागठबंधन के लिए या नीतीश कुमार के लिए, तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का महागठबंधन से अलग होना, यह भी एक असफलता है। और अगर तीसरी असफलता के बारे में बात करें तो जहरीली शराब, सबको पता है कि 2016 से ही बिहार में शराबबंदी शुरू हो गई थी, और लेकिन अभी भी बिहार में जहरीली शराब से मौत के जो आंकड़े हैं वो अभी भी सामने आते हैं। तो ये एक बड़ी असफलता है नीतीश कुमार के लिए, नीतीश कुमार के सरकार के लिए, महागठबंधन की सरकार के लिए। एक तरफ बिहार में शराबबंदी है, दूसरी तरफ बिहार में बदस्तूर शराब की तस्करी हो रही है, जहरीली शराब से लोग अभी भी मर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत अच्छे से आपने विश्लेषण किया है सौरभ, कामयाबी और क्या नाकामियां रही है महागठबंधन के हाथ पिछले इस 1 साल में, बहुत अच्छे से आपने समझाया। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, मैं पहले आपके पास ही आ रही हूँ। महागठबंधन से पहले एक बहुत अच्छा तमगा दिया जाता था नीतीश कुमार को, सुशासन बाबू। हालांकि अभी भी नीतीश कुमार अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, लेकिन अपराध के आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, बीजेपी कह रही है जंगल राज रिटर्न हो गया, और कहीं ना कहीं अब तो बिहार की जनता भी इस पर जवाब मांग रही है। देखिए, अगर जंगल राज की बात करें तो ये जो नैरेटिव और परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, ये आप समझ लीजिए। मात्र कुछ दिन पहले अगर भाजपा के साथ थे तो ये मंगल राज था। ये जंगल राज ऐसे शब्द का इतनी राजनीतिकरण उचित नहीं है। और जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, एक बात तो स्पष्ट कर दें कि माननीय नीतीश कुमार जी कानून व्यवस्था से किसी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कानून व्यवस्था के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है। और जहां तक देखें आप, अगर किसी अपराध का दर देखते हैं तो मैं उस पर आपको प्रकाश डालूं कि सभ्य समाज में अपराध का स्थान नहीं होता है। दुखद है कि अपराध होते हैं, देखना ये होता है कि अपराध का उद्भेदन दर क्या है और किस मुस्तैदी से शासन प्रशासन अपराधी को धर दबोचती है और उसको विधि सम्मत कार्रवाई करती है। तो अगर आपराधिक दर देखेंगे तो बिहार का अनेकों राज्य से काफी कम है। ये डेटा हम नहीं कह रहे, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेटा है, वो कहती है कि अपराध अगर होते हैं तो अपराध के उद्भेदन दर यहाँ काफी अच्छे हैं और अपराध के दर भी अन्य भाजपा राज्यों से, अन्य राज्यों से काफी कम है। लेकिन हाँ, अपराध जब एक एक होता है तो ये खुशफहमी का सवाल नहीं है। हम एक एक अपराध को चुनौती के रूप में लेते हैं और उसको विधि सम्मत कार्रवाई करते हैं। देखिए, मीडिया में अगर अपराध होते हैं उसकी चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन जब अपराधी पकड़े जाते हैं तो उसकी चर्चा कम होती है। सौरभ जी एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, ये अगर करेंगे तो किसी भी अपराध का जैसे करें तो उसको क्या उद्भेदन दर है इसका भी स्टडी किया जाए। और मैं आश्वस्त करता हूं कि आज के दिन में किसी भी समय में महिलाएं और बच्चे, आप देखिए रात के 12 बजे आइसक्रीम खाने के लिए मौर्य लोग के पास, जिलों में आपराधिक घटनाओं की अगर हम बात करते हैं तो पटना टॉप पर आता है। सुनील कुमार सिंह जी, आप अगर पटना टॉप पर आता तो व्यक्ति खौफ में होते तो मध्य रात्रि में आपको मरीन ड्राइव पर, आपको डाक बंगला पर आइसक्रीम खाते लोग, खुशहाल लोग नहीं दिखाई देते। एक भय का माहौल व्याप्त होता। देखिए, क्योंकि शासन पर लोगों को भरोसा है। अपराधी अगर अपराध करते हैं तो धर दबोचे जाते हैं। और सबसे दुखद है कि भाजपा अपराध ऐसे संवेदनशील मामलों में राजनीति करने का प्रयास करती है और एक नैरेटिव क्रिएट करती है। नैरेटिव क्रिएट करना चाहती है, एक नकारात्मक राजनीति कर लोगों में भय व्याप्त करना चाहती है। पर राजनीति कर रहे हैं आप, क्या सहमत हैं इस बात से कि मध्य रात्रि में भी आज महिलाएं, बुजुर्ग सब आज निकल सकते हैं बिहार की सड़कों पर? देखिए, एक तो मैं सभी बातों का बिंदुवार जवाब दूंगा। अभी उपलब्धियों की जो जानकारी हमारे सौरभ जी दे रहे थे उसका भी जवाब मैं देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर रोजगार के मामले में, नौकरियों के मामले में जो 10 लाख नौकरी का वादा किया गया था वो काम, वो भी क्या कहते हैं 78,000 शिक्षकों की वैकेंसी निकाल दी गई। ये एक उपलब्धि है। मैं तो इसको उपलब्धि नहीं मानता जी। 1,78,000 वैकेंसी निकाल दी गई, यह एक उपलब्धि है।
मैं तो इसको उपलब्धि नहीं मानता। अगर आप मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैकेंसी निकालना उपलब्धि नहीं होता है। वैकेंसी निकालने के बाद जो विवाद हुआ, ये इनकी उपलब्धि। जिस प्रकार से इसमें लोग आज फंसे पड़े हैं और जगह जगह इसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है, ये इनकी उपलब्धि है। इस उपलब्धि को जरूर गिनाना चाहिए। फिर दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि उन्होंने तो कहा था कि पहले कैबिनेट से पहले कलम से और क्या कहते हैं 10 लाख नौकरी नहीं मिली। यह इनकी उपलब्धि है। इनकी उपलब्धि यह है कि शिक्षा व्यवस्था चौपट होती जा रही है और सेशन लेट है, और शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग का जो विवाद हुआ, जिसमें अफसर और नेता आमने सामने आए और जिस प्रकार से शिक्षा को चौपट करने का प्रयास किया गया, यह इनकी उपलब्धि है। और इनकी उपलब्धि यह भी है, यह इनकी व्यक्तिगत उपलब्धि हो सकती है कि पूरे देश में राजनीतिक तीर्थाटन किए, लेकिन हाँ, यह भी एक उपलब्धि है कि जिस प्रकार से वो बेंगलोर से वापस आए मुंह लटकाए, यह भी इनकी एक उपलब्धि है। और दूसरी उपलब्धि मैं बता रहा हूं, बेगूसराय के अंदर एक महिला को नंगा घुमाया गया। कोई प्रोग्राम था, उसमें वहां जाना था, इसलिए वापस आए। मुंह लटका के क्यों? सुनिए, हमारी बात पूरी होने दीजिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरी बात बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। फिर बाद में जितना इच्छा होगा आप बोलिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं आपको एक बता रहा हूं कि जैसे बेगूसराय में जो घटना घटी, एक महिला को नंगा घुमाया गया, यह भी एक उपलब्धि है। लगातार इस बिहार के अंदर सांप्रदायिक दंगे हुए। मैं ये क्या कहते हैं, दरभंगा के अंदर एक दलित के शव को चिता पर से खींचकर मारा गया, उस पर पेशाब किया गया और उसके घर को उजाड़ दिया गया, यह भी उपलब्धि है। और इसके अलावा नवादा के अंदर और सासाराम के अंदर जो सांप्रदायिक दंगे हुए, यह भी इनकी उपलब्धि है। इतना ही नहीं, इनकी उपलब्धि यह है कि अरवल में एक पति को खूंटे में बांधकर सामूहिक बलात्कार हुआ, और कोई जिला ऐसा नहीं है। और एक और उपलब्धि है कि बिहार के अंदर कई जिलों के अंदर, जैसे आपको क्या कहते हैं कि पटना, छपरा, इन सब जिलों के अंदर, पटना के अंदर तो ऐसा हुआ कि एक महिला खनन पदाधिकारी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। एक जिले में ऐसा हुआ कि खनन पदाधिकारी को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। और लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है बिहार के अंदर। मुजफ्फरपुर के अंदर एक पुलिस के एक जवान को पीट पीट कर मार दिया गया। सीएसपी की लूट इस बिहार के तकरीबन सभी जिलों के अंदर हुई है। बैंक लूट की घटनाएं घटी हैं। और इतना ही नहीं तो चोरी और क्या कहते हैं कि लूट और अपहरण के वारदात बढ़े हैं। अब इन सब बातों को उपलब्धि में जरूर गिनाना चाहिए। और साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि शिक्षा के मामले में एक और उपलब्धि है कि जो सरकारी किताब है जो बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाता है, उसमें राष्ट्रगान में 4 जगह गलती है। वीर कुंवर सिंह जी के जीवनी को गलत पढ़ा दिया गया, यह भी इनकी उपलब्धि है। और इस बिहार के अंदर अगर गठबंधन के अंदर बड़ा गठबंधन मजबूत है, तो नीतीश कुमार जी को पहली बार हमने देखा, जो कहते थे कैश, क्राइम, करप्शन, इन सब का ये कम्युनलिज्म, इससे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वैसे नीतीश कुमार जी को हमने देखा कि एक चार सीटेड व्यक्ति को उनको घर जा करके, उनको गाड़ी में बिठा करके और सदन तक ला करके जो मैसेज देने का काम किया, यह भी इनकी उपलब्धि है। और भ्रष्टाचार से समझौता, जिस प्रकार से बिहार के अंदर लगातार मंत्रियों को हटाना पड़ा, और आरजेडी के मंत्रियों ने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री को छत बिछत कर दिया अपने बयानों से, यह भी इनकी उपलब्धि है। मैं समझता हूं कि आज तक इस देश के अंदर किसी राज्य सरकार में अगर कोई समझौता में हो और इस तरह से उसका एक इलाके का मंत्री, नेता लगातार अपने मुख्यमंत्री को बोलते रहा। और क्या बात करते हैं, कह रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में उन्होंने जो है सो उसको कैंसिल कर दिया, वह एक उपलब्धि है। ट्रांसफर पोस्टिंग को कैंसिल करने की इनसाइड स्टोरी जो हुई है, अब इसको भी जरा समझने की कोशिश किए। मैं समझता हूं कि आप तो रिसर्च करते ही होंगे और यह भी आपको पता होगा कि क्या इनसाइड स्टोरी हुई है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बिहार के अंदर आज सरकार नहीं है, डीजीपी भाग चले हैं बिहार से अंदर। भट्टी जी यहाँ के अपराध के भट्टी में झुलस गए, यहाँ से भाग गए अपराध के सामने। बिहार नतमस्तक है। मैं आपके पास वापस आऊंगी। एक लाइन बस, एक पंक्ति। जिस दिन बिहार की सरकार का उप मुख्यमंत्री और ये बात कहते हैं कि बिहार के गृह राज्य मंत्री को ठंडा कर दिया जाएगा, उसी दिन इस बिहार के अपराधियों को ये इस बात की छूट मिल जाती है कि तुम्हारे अनुकूल सरकार बन गई है, जाओ जितना मन करे उतना अपराध कर लो, बिहार के अंदर अपराधियों को संरक्षण दिया जाएगा। चलिए ठीक है। डॉक्टर सुनील,
बाकी तो चलिए बातें अलग रही, लेकिन जो सवाल अब आपके महागठबंधन को लेकर ही खड़े हो रहे हैं, आप लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी से अपने संबंध मधुर बनाए रखने के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जो आप लोगों के जो नेता जो तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, जो तकरार की बातें सामने आ रही हैं, उनसे कैसे बचेंगे? ये तो बहुत बड़ी चुनौती आने वाले वक्त में आपके सामने ही खड़ी होगी। देखिए, महागठबंधन की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चट्टानी एकता के साथ जन आकांक्षाओं के अनुरूप सफलतापूर्वक चल रही है। कहीं शीर्ष नेतृत्व में कोई किसी प्रकार का दरार नहीं है, समय समय पर मिलते हैं, सामंजस्य के साथ काम हो रहा है। रह गई एकाध नेता या कार्यकर्ता के किसी के घटक दल के बोलने का, तो उसके कोई मायने मतलब तब तक नहीं है जब तक कि शीर्ष नेतृत्व का कुछ नहीं है। शीर्ष नेतृत्व पूरे एकता के साथ है, और जो कोई व्यक्ति, इतना बड़ा पार्टी है, कुछ कुछ व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक समस्या होती है जिसे अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर कहते हैं, तो अपने पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए वो व्यक्ति तरह तरह से करता है। उसमें अगर किसी अनर्गल बयानबाजी हो जाए, उसको आप लोग टीआरपी दे करके अगर इस बात का संज्ञा देते हैं कि गठबंधन में सब ठीक ठाक नहीं है, तो मैं उसको सिरे से खारिज करता हूँ। गठबंधन में सब ठीक ठाक। जब आरजेडी के नेता ही बयान दे रहे हैं, इसमें मीडिया इसमें क्या करेगा? मीडिया क्या क्रिएट करेगा? बयान तो आपके नेताओं की तरफ से आ रहे हैं। सारिका पासवान से मैं जवाब ले लेती हूँ, आरजेडी से मानी रही हैं। स्वागत आपका सारिका, जवाब दीजिए। ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर आप लोग आमने सामने आ गए, जो आपके नेता चाह रहे थे वो मुख्यमंत्री को पसंद नहीं आया। देखिए पूजा जी, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ट्रांसफर और पोस्टिंग वाले पे मुझे लगता है कि एक सेशन हम लोग इसके पहले भी एक डिबेट हमने किया था इस विषय पे, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी भी खड़े थे, हमारे और अन्य मंत्री गण भी लोग हैं वो साथ में खड़े थे। तो मुझे नहीं लगता है कि वो दृश्य जो है वो देखने के बाद कोई ये कह सकता है कि सामंजस्य खराब है या एक दूसरे के विपक्ष में लोग खड़े हैं। बड़े तालमेल के साथ जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, बिहार की जनता को देखते हुए एक मास लेवल पे लोगों के जन कल्याण की भावना के साथ लिए जा रहे हैं, तो तालमेल दिख किसको रहा है? हमारे यहाँ तो कोई तालमेल गड़बड़ नहीं दिख रहा है। हम सब बड़े मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, मजबूत है, ये हमारा गठबंधन इंटैक्ट है। हो सकता है अन्य लोगों को दूर से देख रहे हैं तो उन्हें कुछ और दिखाई दे रहा हो, लेकिन पास की बात है, क्योंकि हम गठबंधन में है और हम जानते हैं कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया से चल रहा, ऑल इज वेल एक्चुअली। आवाज से सारिका जी आपकी म्यूट हो गई है। जी मुझे लगता है कि मुझे लगता है पूजा जी, जो लोग बहुत दूर से देख रहे हैं उनकी नजर दृष्टि में मुझे लगता है त्रुटि हो गई है, तो उन्हें एक बार कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से, अन्यथा महागठबंधन में सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देवजानी जी डॉक्टर का नाम भी बोल दीजिए, डॉक्टर का नाम भी बोल दीजिए। मैं कहना ही चाह रहे थे कि डॉक्टर सुनील है, हम लोग के साथ है, एक अच्छे आई स्पेशलिस्ट है, तो जिनके भी आंख में दोष है और उन्हें दूर से चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, वो एक बार संपर्क जरूर करे। बेजानी जी जाना पड़ेगा क्या डॉक्टर सुनील के पास? चश्मा भी दूंगा, जांच भी करूंगा, निःशुल्क जांच और निःशुल्क चश्मा। सर, अरे हर महीने एक सर्जन भी बिहार के अंदर आते हैं जिसका नाम अमित शाह है, और वो सर्जरी कर रहे हैं, बिहार का इलाज हो जाए। अच्छा, कहाँ से डिग्री लिए सर, इनसे पूछ लीजिए सर, कौन सा मेडिकल कॉलेज से डिग्री लिए? देखिए आज अखिलेश जी ने खुद ही पोल खोल दिया कि ये लोग फर्जी डिग्री, अरे भाई राजनीतिक सर्जन कभी भी आंखों का इलाज नहीं कर सकता है। सुनिए ना, सर्जरी किए थे वही आपने अपने आंखों का इलाज इन्हीं से करवाया है क्या? फर्जी डिग्री वाले, देखिए बीजेपी वाले फर्जी डिग्री के लगता है कि सारे के सारे सर्जरी किए थे, जो धारा 370 पर किए थे वही बिहार के अंदर सर्जरी करेंगे। और मैं पूछना चाहती हूँ पूजा जी मैं पूछना चाहती हूँ कि अखिलेश सिंह जी ने जो रेजिग्नेशन दिया था बीजेपी को, वो स्वीकार हुआ या नहीं हुआ? इसका जवाब जाली डिग्री लेके सर्जरी करेंगे, बताइए ना, बोलिए देवजानी जी। सर्जरी हम करें कि फर्जरी करेंगे? हमको डिग्री कहाँ सर्जरी करने की? अरे राजनीतिक सर्जरी सुनील भाई हो जाएगा, चिंता मत करिए। पहले तो कांग्रेचुलेशन महागठबंधन की सरकार को बिहार की इतनी बुरी स्थिति करने के लिए, थैंक यू सो मच। आप लोग ताली नहीं बजाएंगे, हम आपके लिए ताली बजा रहे हैं। इतना अच्छा आप लोगों ने अच्छा काम किया,
समाधान यात्रा से लेके भाईचारा यात्रा तक, और दिखा रहे हैं कि भाई सब कुछ हो रहा है। ये लिस्ट ऑफ क्राइम है, एन नंबर ऑफ क्राइम इन 1 ईयर, एंड आप लोग बोल रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है। एंड सुनील जी, मुझे तो आपके ऊपर बहुत दया आ रही है, क्योंकि हमारे जो ऑनरेबल सीएम जब तक बीजेपी में थे, ही वॉज इन कंट्रोल, उनको पता था गुड और बैड के बीच में। लेकिन अब आरजेडी, रोजाना जंगल राज का डर नामक जो आप लोगों ने जो पार्टी के साथ जो आप लोगों ने अचानक से 9 अगस्त को भाग के चले गए जस्ट बिकॉज ऑफ कुर्सी, और आपने क्या हालत बिहार का मुझे लगा कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है देवजानी बिहार को लेके कि भाई उनकी इतनी बुरी स्थिति लालू जी ने और उनके बेटे ने कर दिया कि भाई हम लोग सभ्य समाज, सभ्य बात करने लायक ही नहीं रहे। हम लोग को चिल्लाना पड़ रहा है, गुर्राना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है, बंद करो बंद करो बंद करो, लेकिन ये बंद ही नहीं हो रहे। सुनील जी, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को तो आरजेडी में कैसे आप मेंटल वेवलेंथ मैच कर रहे हैं, हमको तो वही समझ में नहीं आ रहा है। कैसे कोई सभ्य समाज के लोग आरजेडी के होते हुए जिंदा रह सकता है, मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा है। और आप बात करते हैं कि भाई हम लोग रात के 12 बजे से सुरक्षित है। व्हाट डू यू मीन टू से कि हर घर में जब तक क्राइम नहीं होगा, जब तक बंदूक तानी नहीं जाएगी, तब तक सारी चीजें अच्छी है। वाह, मुझे तो आपसे ये एक्सपेक्ट ही नहीं था। बलात्कार, लूट मार, ये सब बहुत आम बात है। ओ माय गॉड, ये सब तो चलता है, ये सब तो कूल बात है, इजंट इट? मतलब आप लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारे ऑनरेबल सीएम, जिनको आधी आबादी ने वोट दिया था ये सोच के कि ही इज विद अस, बट सॉरी टू से, चाहे वो शराबबंदी हो, चाहे वो क्या कहते हैं आपके अभी जो जातीय जनगणना, फिर से आप लोग कास्ट के नाम पे वोट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन सॉरी टू से हमारे जैसे पढ़े लिखे समझ रहे हो आप, पढ़े लिखे, क्योंकि आप लोग तो पढ़ाई लिखाई भूल गए जब से आप लोग आरजेडी के साथ गए। अब क्या कीजिएगा, अगर हमारे डेप्यूटी सीएम खुद अगर क्लास 9 पास है तो आपसे और क्या उम्मीद की जा सकती। वो जैसे जैसे बोल रहे वो हाँ जी कर रहे हैं, वो जैसे जैसे बोल रहे वो हाँ जी कर रहे हैं। यही तो हालत हो गई है बिहार की। और अगर ज्यादा बोलने पर क्या कहते हैं, एक आपका कोटेशन फेमस है, आइए ना बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में, यही तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल रहा है। 38 के 38 डिस्ट्रिक्ट जल रहा है, कटिहार से लेके दरभंगा, पटना से लेके आपके मुजफ्फरपुर या फिर आपके अरवल। मैंने कितना चाहिए आप लोगों को, हर घर में जब 14 करोड़ बिहार के लोग जल नहीं जाए, उनके साथ उनकी माँ बहनों के साथ बलात्कार नहीं हो जाए, आप लोग ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक बस चल रहा है। वो गाना नहीं है, बस सब कुछ ठीक बस चल रहा है। तो ये चल रहा है जो कहानी है ना, ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, इंतजार कीजिए। 2024 आने में और कुछ ही महीना बाकी है। बस सॉरी टू से, जैसे शिक्षा, ओ माय गॉड, शिक्षा के बारे में तो आप लोग जानते ही नहीं। सुनील जी, आप भी शायद अपने पढ़ाई लिखाई भूल चुके होंगे जब से आप आरजेडी में गए, क्योंकि मैं आरजेडी के साथ में बात नहीं कर सकती। यू नो व्हाई? लेवल में बात होनी चाहिए, वो लेवल ही नहीं है। कहाँ हम लोग यहाँ, कहाँ वो लोग यहाँ, बात क्या करेंगे? क्योंकि वहां पे बात करेंगे तो सीधा वो लोग बंदूक निकालेंगे, और भैया हम लोग तो बंदूक की भाषा जानते ही नहीं है। हम लोग पोथी पत्र पढ़ के आगे बढ़े, हम लोग लिटरेचर के लोग हैं। हम लोग को पता है कि लॉजिक दे के बात कैसे करना है। हम लोग को पता है कि एक शिक्षा को शिक्षा का सम्मान क्या होता है। हम लोग ये नहीं कहते कि क्या कहते गुरु शिष्य परंपरा में लाठीचार्ज होना चाहिए, ये हमने बचपन में कभी पढ़ाई लिखाई में नहीं देखा था। साथ साथ कानून व्यवस्था, ओ माय गॉड, कानून व्यवस्था के जो मंत्री है वो खुद ही रात में गायब हो गए थे। मतलब कानून क्या है? कानून तो कुछ है ही नहीं, हर घर बंदूक उठाओ, यही आपका नारा है महागठबंधन का। अगर इसी को अगर आप उपलब्धि कहते, इसी पे अगर आप लोग शाबाशी देना चाहते, हम तो बोलेंगे अखिलेश जी दे दीजिए इनको शाबाशी, ताली मार दीजिए, ताकि लोग संतुष्ट हो जाए। और एंड ऑफ द डे, जब तक खुद के घर में एक लाश नहीं चलेगा, तब शायद आपको समझ में नहीं आएगा कि बिहार जल रहा है, लोग त्राही मांग कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख है सुनील जी जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए कि भाई वो ऑनरेबल सीएम की वजह से आज आरजेडी नामक, जिनको कोई मतलब ही नहीं है लोगों से, जिनको कोई मतलब ही नहीं है लोगों की शिक्षा से, लोगों के जीवन से, उनके साथ जाके हाँ जी कर रहे हैं। और बात करने पर क्या क्या बोलते हैं, सब कुछ ठीक बस चल रहा है। थैंक यू। ठीक देवजानी, ठीक है। डॉक्टर संजय कुमार, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप किस तरह से देख रहे हैं पिछला 1 साल इस महागठबंधन का, और भविष्य भी किस तरह से 2024 के साथ साथ 2025 इस महागठबंधन का भविष्य किस तरह से दिख रहा है? क्योंकि सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से चीजों को रखा, लेकिन जो मूल चीज है, जो हाँ बिहार ठहरा हुआ, उस ठहराव पर तो एक चिंता होती है, पीड़ा होती है। ऐसा कुछ नहीं था कि 1 साल पहले बिहार में बहुत आदर्श स्थिति थी।
और 1 साल में बिहार में स्थितियां बहुत बदल गई। शिक्षा वहीं खड़ी है, स्वास्थ्य वहीं खड़ा है, सड़क की वही स्थिति है और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चीजें घटना कभी बढ़ती है कभी घटती है, लेकिन जो नैरेटिव था वो क्या था? नैरेटिव जो था, वो चुनाव जो लड़ा गया था, वो नैरेटिव था कि एनडीए जिनके साथ नीतीश कुमार जी थे, उन्होंने कहा कि 19 लाख लोगों को रोजगार। तेजस्वी जी ने कहा कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी जी के साथ जब नीतीश कुमार जी ने सरकार बनाई तो नीतीश कुमार जी बड़ी ही मजबूती के साथ 15 अगस्त को बोले 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार। 20 लाख की बात इन्होंने कर। अच्छा लगा कि भाई चलिए, इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि नौकरी तक ही बात सीमित नहीं रहेगी, अब तो रोजगार भी मिले। क्या नौकरी और रोजगार बिहार के नौजवानों को मिल गया? एक चिंता तो है। शिक्षण संस्थानों का जो हाल है, अभी भी 3.5 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं बिहार में। 1,70,000, ठीक है, एक सकारात्मक ही प्रयास मैं मानूंगा कि बीपीएससी के माध्यम से ही इन्होंने वैकेंसी लाई है। वो नियुक्त होंगे, शिक्षक निश्चित रूप से नियुक्त होंगे, वैकेंसी तो है इनके पास। लेकिन अभी भी 3.5 लाख शिक्षकों का 3 लाख शिक्षकों का पद खाली है। क्या कोई उसमें आमूल चूल परिवर्तन हुआ? और स्वास्थ्य व्यवस्था पर तो हम लोग रोज बात करते हैं। कहीं टॉर्च के लाइट में सिजेरियन किया जा रहा है, कहीं बेड पर कुत्ते बैठे हुए हैं, कहीं अस्पताल में नवजात का मांस कुत्ता नोच रहा है, और कहीं इमरजेंसी की दवाइयां नहीं मौजूद है। वो तो रोज हम उसका हाल देखते हैं। और परसों तो और भी दृश्य देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी की एक विधायिका पीएमसीएच में जाती हैं और किस तरह से उनको अपमानित करके वहां से भगा दी। वो दृश्य है पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मैं इन 3 चीजों के ही इर्द गिर्द रहना चाहता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर पर हम लोग बात करेंगे। अभी डॉक्टर सुनील कुमार कह रहे थे कि अर्धरात्रि में भी आइसक्रीम आप खा सकते हैं, महिलाएं खा सकती हैं। यहाँ तो दिन के उजाले में हत्या हो रही है, रात के अंधेरे की बात तो छोड़, इसलिए आवाज ठीक से आ नहीं पा रात के रही है। अंधेरे की बात छोड़ दीजिए, दिन के उजाले में, पता है हम लोग पटना में रहते हैं, पता है सबको कि दिन के उजाले में हत्या हो जा रही। अगर ये पिकुलरिटी है क्राइम की, अपराधी कहीं ना कहीं से मजबूत हुए हैं, तो सत्ता की हनक कमजोर हुई। बतौर गृह मंत्री भी और बतौर मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार जी हैं। एंड अगर लॉ एंड ऑर्डर कहीं ठहर गया है, मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है कि जो डीजीपी साहब है ना, एडीजी रैंक के अधिकारियों को बिना अपॉइंटमेंट के वो नहीं मिल सकते। डीजीपी रैंक के जो कई अधिकारी हैं जिनको घंटों इंतजार करना पड़ता है डीजीपी साहब से मिलने के लिए, कौन सी ट्रांसपेरेंसी है? और जिला वाइज अगर आप देख लेंगे तो जो क्राइम का रेशियो है और जिस तरह से क्राइम की पिकुलरिटी है, कहीं पुलिस बल को खदेड़ा जा रहा है, कहीं एक्साइज की टीम को खदेड़ा जा रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर में चीजें कमजोर पड़ी। लेकिन हाँ, कुछ अच्छी चीजें भी हुई। नीतीश कुमार और शायद तेजस्वी जी साथ नहीं आते तो एक मजबूत विपक्ष की पटकथा नहीं लिखी जाती। ठीक है, सत्ता पक्ष जितना भी विपक्ष उन पर आरोप लगा ले, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत गठबंधन की पटकथा शायद ये गठबंधन बनने के बाद ही लिखी गई। अब वो नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे नहीं बनेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन एक पटकथा लिखी गई। पटना से वो दूरी तय हुई बंगलोर, बंगलोर से मुंबई तक जाएगी। आगे भी एक मजबूत विपक्ष का स्वरूप देने में यह गठबंधन की भूमिका रही, इससे इनकार लोग नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जो उपलब्धियों की बात करेंगे तो बाकी उपलब्धियों में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। 5 उपलब्धियां अब 7 निश्चय। जी, मैं सुन नहीं पाया, एक बार आप प्रश्न को दोहराएंगे? संजय जी बोलिए आप अपनी बातों को खत्म कीजिए। हाँ, मैं एक चीज कह रहा हूं कि 7 निश्चय पार्ट 1 और 7 निश्चय पार्ट 2 ये नीतीश कुमार की योजना थी। जब वो एनडीए के साथ थे तब उन्होंने 7 निश्चय 1 किया, फिर 7 निश्चय 2 भी एनडीए के साथ हुआ, उसको एग्जीक्यूट करने में वो लगे हुए। लेकिन महागठबंधन के साथ जुड़ने के बाद कोई ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं दिखता है जिन उपलब्धियों पर हम लोग कह सकते हैं कि नहीं
एक साल में ये ड्रेस्टिक चेंज हुआ बिहार में, जिसके बारे में हम लोग कह सकते हैं। हाँ, कुछ चीजें हुई। अब इनके ही सरकार के मंत्री जो हैं, जब वो मंत्रिमंडल में थे, क्या पीड़ा थी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं चोरों का सरदार हूं और मेरे सारे अधिकारी चोर हैं। अब इस तरह की भाषा तो मैं पहली बार सुना कि कोई मंत्रिमंडल में रहता हुआ मंत्री अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा करे। तो कुछ चीजें हुई। एक मंत्री जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, वो ट्रांसफर करता है, उस पर रोक लगा दी जाती है। शिक्षा विभाग के मंत्री कोई निर्णय लेते हैं और उनके अपर मुख्य सचिव उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और जो इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बनने के वजह से भी बहुत सारी चीजें ठहरी हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर एक काम ये कर दें, नौकरी की बात ठीक है, 10 लाख का एक आपका टारगेट था, 10 लाख मत दीजिए, 2 लाख 3 लाख 4 लाख भी नौकरी दे देते हैं, तब इन उपलब्धियों को मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से उपलब्धि है। लेकिन जब तक ये नहीं होता है और सरकार में आप हैं, तो सवाल तो आपसे होंगे, अपेक्षा तो आपसे होगी, और जो चीजें छूट रही हैं इस पर भी बात होगी। इसलिए मैं कहूंगा कि एक साल में बहुत ड्रेस्टिक चेंज कुछ नहीं दिखता। हेलो, डॉक्टर सुनील हमारे साथ हैं। सर ये बताइए कि आपने सुना, सभी लोगों का आपने सुना, एक साल में कुछ ऐसा नहीं हुआ है जिसकी चर्चा की जाए। लॉ एंड ऑर्डर की अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, अगर आप ये उदाहरण दे रहे हैं कि आज 12 बजे महिलाएं निकलकर डाक बंगला चौराहे पर आइसक्रीम खा रही हैं, तो उसका दूसरा पहलू सर ये भी है कि दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है बिहार की राजधानी पटना में। उसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो हमारे सोने के चैन जो हैं और हमारे हाथों में मोबाइल कब कौन छीन के ले जाएगा हमें नहीं पता चल रहा है। देखिए, पहले तो आपके सब बात का जवाब दूंगा। देवयानी जी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, उसका नतीजा ये हुआ कि सबका इमेज कांपने लगा यहाँ पर पूरा। उसका जवाब तो सारिका जी देंगी, लेकिन आप तो सब नोटिस करिएगा सबका इमेज अब कांपने लगा। तो उनका असली जवाब आरजेडी पर था। होना भी तो चाहिए ना सुनील जी, होना चाहिए। आप लोग तो बिना बोले दबदबाए हुए चले गए। जवाब आपने कहा सौरभ जी आपका जो मूल सुनील जी, आप तो चुपचाप से कुर्सी बदल ली, हमने तो नहीं किया। सब इमेज थथराने लगता है, आप चुप ही रहिए कुछ देर तक। वो आप सौरभ जी, अब आपने जो कहा मूल प्रश्न पर जवाब देते हैं। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि आपराधिक घटना नहीं होते, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, घटनाएं होती हैं, सब समाज में नहीं होनी चाहिए। कितनी मुस्तैदी से सरकार अपराध का उद्भेदन करती है, अपराधियों को दंडित करती है, ताकि जनता में सरकार की विश्वसनीयता बनी रहे। मैंने कहा कि सरकार पर जनता का विश्वास है, इसलिए आप में से किसी को भी हो लगे तो रात के मध्य रात्रि में भी आप मौर्य लोग के पास, डाक बंगला के पास, मरीन ड्राइव के पास जाकर के चाय ले सकते हैं, आइसक्रीम ले सकते हैं, निर्भीक होके, महिलाएं, पुरुष, फैमिली। ये दिखाता है कि शासन पर जनता का विश्वास है। रह गई आपको बेरोजगारी की बात, तो सरकार हर विभाग में लाखों लाख नियुक्तियां पाइपलाइन में की हैं। गवर्नमेंट सेटअप में नियुक्तियां में कुछ टाइम लगते हैं, लेकिन आज भी बीपीएससी का हाल में परीक्षा होने वाला है। 2 लाख तो शिक्षक ही करेंगे, बाकी हर जगह चिकित्सकों का, पैरामेडिकल का, नर्सेज का, सभी चीज का अपॉइंटमेंट हो रहा है। जो 10 लाख का हमारा जो वायदा है वो ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो रोजगार की बात की हमने, कानून व्यवस्था की बात नहीं की। सर, आपका जो वादा है ना वो 20 लाख का है। नहीं, मैं तो कहा ना 10 करोड़ 10 लाख रोजगार सरकारी और 10 लाख उसके सृजन, उसके रोजगार सृजन के तरह के उपाय होते हैं। वो हम लोग, आप देखिए स्टार्टअप में लगा हुआ है। अब देखिए सब जगह आप फिशरीज में जाइए तो लोन मिल रहा है आपको उद्यम करने के लिए। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट देखिए, तो वो तो एक निश्चित ही एक अलग से विषय है, जबकि पूजा जी डिबेट कराएंगी कि रोजगार के कौन कौन से आयाम हुए। लेकिन जो हमारा वायदा है नीतीश सरकार पर सरकार का विश्वास, जनता का विश्वास है, जनता निर्भीक है, इन पर भरोसा करती है। अपराधी दिन में करते हैं दिन दहाड़े मर्डर, मैं कह रहा हूं, लेकिन वो अपराधी को, एक एक अपराध को सरकार चुनौती के रूप में लेती है और अपराध का उद्भेदन करती है, और वो सलाखों के पीछे होता है। आप तो कहें स्टडी करके देख लें। तो जनता का विश्वास महत्वपूर्ण है। और रोजगारी की बात, और इसके साथ सांप्रदायिक सद्भाव। अगर कभी कभी किसी
ने, किसी पार्टी ने, किसी नई पार्टी ने, किसी जनता ने परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से जो रहता है सांप्रदायिक सद्भाव तोड़ने की कोशिश होती है, तो क्षणिक रूप से तो इंटरनेट बैन होता है, लेकिन अपराधी को हम दंडित करते हैं। कैसे भूल गए? बोलते हैं साहब भाजपा के सासाराम के पूर्व विधायक कम्युनल टेंशन करने में जेल में थे। तो जब ऐसे ऐसे लोग रहेंगे तो अपराध होंगे, लेकिन अपराधियों को हम दंडित भी करेंगे, जेल के सलाखों के पीछे करेंगे, चाहे वो भाजपा का पूर्व विधायक ही क्यों ना हो। तो कोई भी व्यक्ति किस मंशा के कारण क्या करता है नहीं कह सकते, लेकिन जनता का आशीर्वाद प्राप्त है नीतीश कुमार जी को और जनता का विश्वास प्राप्त है। चलिए चंद्रशेखर जी, अब बात आप पर आ गई। सांप्रदायिक हिंसा जो हो रही है उसके पीछे बीजेपी है, बीजेपी के विधायक है। जी, मैं कह रहा हूं कि जहां जहां सांप्रदायिक दंगा हुआ है वहां वहां इस सरकार ने खासकर एक समुदाय विशेष का वोट लेने के लिए और हिंदुओं को टारगेट किया है। और ये मैं साफ साफ आरोप लगा रहा हूं। और मैं इतना जरूर मैं ये भी कह रहा हूं कि दरभंगा के अंदर घटना हुई, उस दलित हिंदू के साथ जिस प्रकार की घटना हुई और उसके साथ न्याय नहीं हुआ, और उल्टे आप वैसे लोग जो पीड़ित थे, पीड़ित समुदाय के लोग थे, उन पर कार्रवाई हुई। और आपका तो ये मैं वही कह रहा हूं, जो नीतीश कुमार जी कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करने की बात करते थे और वही कम्युनल हरकत आज हो रही है का टारगेट करके एक समुदाय विशेष का वोट लेने के लिए। और वहां पर जो नवादा हो, सासाराम हो, दरभंगा हो, जहां भी सांप्रदायिक घटनाएं घटी हैं, एक समुदाय विशेष का वोट लेने के लिए वहां के हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया है। और एक दो बात और है जिसका मैं जवाब दे देना चाहता हूं। ये कह रहे थे कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि नौकरियां देंगे और उसके बाद यहाँ पर निवेशक आ रहे हैं, इथेनॉल की बात कर रहे थे। आपको पता है जब शाहनवाज जी इस बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर थे तो 1,40,00,000 करोड़ के जो प्रस्ताव आए थे वो यहाँ से वापस चले गए, भाग गए लोग, केवल इसलिए कि आप लालटेन और लाठी के साथ चले गए थे। लालटेन और लाठी के साथ जाने के कारण 1,40,00,000 करोड़ के निवेशक यहाँ से भाग गए। कई ऐसे निवेशक थे जिन लोगों ने थोड़ा बहुत यहाँ इन्वेस्ट कर दिया था, वो लोग यहाँ से भाग गए। किस विभाग में रुपया है? केंद्र सरकार का रुपया राज्यांश नहीं देने के कारण वापस हो जाता है सभी विभागों के अंदर। और इतना ही नहीं, तो केंद्र सरकार यदि आपसे जमीन मांगती है, अगर आपसे ये कहते तो केंद्र की योजनाएं यहाँ पर फलीभूत नहीं हो रही हैं, आप रोजगार दीजिएगा। रोजगार देने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है वो है लॉ एंड ऑर्डर। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यह है कि यहाँ पर बिल्कुल चौपट है और फेल है। दूसरी बात एक और मैं कह देना चाहता हूँ, यहाँ तो रोजगार मांगने अगर जाता है तो उस पर लाठी चलाते हैं, बिजली मांगने जाता है तो गोली चलाते हैं, लाठी गोली भैंस गोबर और क्या कहते हैं लालटेन की सरकार चला रहे हैं। और यहाँ पर रोजगार मिलने वाला है। देखिए कुल मिलाकर यही है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होता है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है, सर खजाने में रुपया होता है, तब रोजगार सृजन होता है। आप जाकर देखिए जितने निर्माण से जुड़े हुए विभाग हैं, कोई टेंडर इधर हुआ है? जहां टेंडर भी हुआ है फंड में रुपया है क्या? नहीं है, बिल्कुल खत्म है, बाजार साफ है। और आपसे रोजगार का कोई ये नहीं किया जा सकता है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जन सरोकार की बातों को आइए। आपकी उपलब्धि बहुत हो सकती है, लेकिन जन सरोकार का एक भी काम यहाँ उदाहरण देने के लिए पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। यदि आप यहाँ पर वैकेंसी भी निकाले हैं तो इतना विवादित करके निकाले हैं जानबूझकर कि मामला कोर्ट में चला जाए, विवादित हो जाए और हमको देना नहीं पड़े। ठीक है, सारिका पासवान जवाब दीजिए। लालटेन लाठी का साथ दे रहे हैं, निवेशक आपके प्रदेश से भाग रहे हैं, रोजगार का वादा कर रहे हैं, उसको भी विवाद बना रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी आ रहे हैं, उन पर लाठियां बांध रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं अखिलेश सिंह जी की बातों का जवाब दे दूं, जो ये लाठी और गोबर की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि अनम्यूट कीजिए सारिका जी। उनको बड़ी समझदार व्यक्ति मानती थी। जी, अभी आवाज जा रही है हमारी? हाँ, बोलिए। हाँ, मैं तो अखिलेश जी को बड़ी समझदार व्यक्ति मान रही थी, लेकिन अखिलेश जी जिस तरीके की बचकानी बातें कर रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई 17 साल की बातें कर रहे हैं, इस बिना पे बातें कर रहे हैं, आप अपने ही और उंगलियां उठा रहे हैं।
आप 15 सालों में भी आप भी जवाब आपसे जनता मांगती है कि आपने बिहार को क्या किया, आपकी केंद्र में सरकार है, आपने देश को क्या किया। और गोबर की बात करने वाले लोग ये भूल रहे हैं। अरे सुनिए ना, आप चुनौती बोलिएगा, अरे बोलिएगा, बीच में बोल के चुप मत कराइए, बीच में चुप मत कराइए, ठीक है? मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं इतना मत बोलिए, फिर भी बोले जा रहे हैं। बाद में सब्र के साथ सुनना सीख लीजिए, सब्र रखा कीजिए। अरे सब्र भी नहीं है आप में। अरे गोबर पे जो बात कर रहे हैं, कोरोना काल में आप ही लोग है ना जो गोबर खा खा के आप कहते थे कि कोरोना ठीक हो जाएगा। गोबर को आप कोहिनूर से तुलना करने वाले। अरे गोबर, अरे भाई चुप रहिए, लड़िए मत। अरे छिछोरापन मत दिखाइए, छिछोरापन में मैं भी वीडियो दिखाती हूँ, मैं वीडियो दिखा देती हूँ। देवयानी मित्रा जी कह रही थी, देखिए देवयानी मित्रा जी पहले एलजेपी में थी, बीजेपी ने एलजेपी को 2 टुकड़ों में बांटा, ये कूद करके इस पार्टी से उस पार्टी में गई। ये उछल कूद करने के दौरान इन्होंने देखा रामविलास पासवान की मूर्ति को बीजेपी ने बाहर फेंका, अंबेडकर जी की मूर्ति को बाहर फेंका गया। तो अब मुझे तो लगता है देवयानी मित्रा जी, मागो माँ तुम्हें प्लीज देवयानी जी इलाज करवा लीजिए, इलाज की जरूरत है। देवयानी जी चुप हो जाइए, उनको। देवयानी जी आप जब बोल रही थी मैं नहीं बोल रही थी। अरे आप ही खाली बोलिएगा क्या? ये डिबेट आप ही के लिए रखा गया है कि दूसरे को दीजिए ना मौका बोलने के लिए। अरे इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लेने वाले, झूठ की डिग्री लेने वाले आप लोग बोल रहे हैं मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जाता, आपको मजा आ रहा था? आपके सांसद जो महिला खिलाड़ियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे थे, तो क्या देवयानी मित्रा जी को गुस्सा आ रहा था? उस समय क्यों नहीं खोल रहा था? अरे आपका बेशर्मी का हद है भाई। आप लोग इतने बेशर्म हो गई है कि आपके सांसद, आपके बीजेपी शासित राज्यों में आपके सांसद और आपके मंत्री जो है, आपके अगर नेता जो है दलितों पे, आदिवासियों पे पेशाब कर रहे हैं, तो आप लोगों को मजा आ रहा है। वो आप लोगों को राम राज दिख रहा है। माफ कीजिएगा, ऐसे राम राज की परिकल्पना कोई नहीं करता, ऐसे राम राज की जरूरत नहीं है। और इसलिए देश की जनता ने, बिहार की जनता ने आपके जैसे राम राज वाले लोगों को इनकार कर दिया है, नकार दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। 2024 में केंद्र से आपकी सत्ता जाने वाली है, उसकी बौखलाहट दिखाई दे रही है। आप लोग जिस तरीके से मानसिक संतुलन खो दिए हैं, पता चलता है। अरे झूठी और फर्जी डिग्री रखने वाले लोग आज बतलाएंगे। अरे कम से कम जो डिग्री हमारे पास है वो सच का है, फर्जी डिग्री नहीं है। फर्जी डिग्री नहीं है मैडम, आपकी तरह फर्जी। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर संजय कुमार, यहाँ आरोप प्रत्यारोप हम लगातार देख ही रहे हैं, 2024 को लेकर ये और तेज होते नजर आ रहे हैं। इस बीच जब महाराष्ट्र में हमने वो एक बड़ा खेला होते हुए देखा, बिहार की राजनीति को लेकर भी सवाल उठने लगे जेडीयू को लेकर कि वहां पर भी खेला हो सकता है। अब आपको जमीनी तौर पर क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्या वाकई बहुत बड़ी चुनौती है इस गठबंधन इसका बनाए रखना, या फिर बीजेपी के आने वाले वक्त में बिहार एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है? देखिए, डेमोक्रेसी में सत्ता तो जनता देती है। हाँ, गठबंधन बनाने का और गठबंधन तोड़ने का अधिकार नेताओं को है, लेकिन अगर जनता की इच्छा और आकांक्षा पर आप खरा उतरते हैं तो स्वाभाविक तौर पर कल जनता आपको फिर सत्ता सौंपेगी। लेकिन अगर महागठबंधन बना है तो महागठबंधन मजबूती के साथ अगर जनता की इच्छा, जनता की आकांक्षा, जनता की जो वादे हैं उस पर खरा उतरती है तो भाजपा के लिए एक चुनौती होगी, इससे कौन इनकार कर सकता। लेकिन अगर सत्ता प्राप्ति ही इनका उद्देश्य होगा तो फिर भाजपा के लिए मैदान खाली मिलेगा और भाजपा कहेगी कि भाई जो इन्होंने वादे किए थे, जो इन्होंने दावे किए थे, देख लीजिए वास्तविकता कहाँ खड़ी है। तो सरकार के सामने चुनौतियां तो है, एंटी इनकम्बेंसी का घाटा हमेशा सरकार को होती है। तो महागठबंधन किस तरह से उन चुनौतियों का सामना कर पाती है ये तो वक्त बताएगा। देखिए, गठबंधन को बचाना और गठबंधन को बनाना ये दोनों दो पार्ट है।
गठबंधन बचता है जब आपकी भावनाओं का कद्र करेंगे। जीतन राम मांझी तो थे महागठबंधन में, आज हैं क्या? चले गए। अब उनकी क्या आकांक्षा थी और क्या उस आकांक्षा को पूर्ति कर पाई महागठबंधन? नहीं कर पाई, वो चले गए एनडीए में। तो गठबंधन में कल आरजेडी, कांग्रेस और ये जेडीयू के बीच में भी कितना सद्भाव का वातावरण रहेगा नहीं कहा जा सकता है। रोज कांग्रेस कहती है कि भाई हमारे मंत्रिमंडल में हमें कब जगह दीजिएगा, हमें मंत्री कब बनाइएगा। चुप है। यहां तक तो बिहार में सीटों का बंटवारा तक कर लिया गया कि 15 पर आरजेडी लड़ेगी, 15 पर जेडीयू लड़ेगी, 8 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 पर वाम दल लड़ेंगे। क्या गठबंधन के स्वरूप में तय हुआ या दो लोगों ने बैठ करके तय कर लिया? तो पार्टियों को कैसे आपको जनता के उम्मीदों पर खरा उतरनी है, केवल अर्थमेटिक बना देने से केमिस्ट्री नहीं बन जाती है। और इसका गवाह रहा है बिहार। दो बाई इलेक्शन और दोनों बाई इलेक्शन में लगा कि अर्थमेटिक तो इनके पक्ष में है। जब जातीय समीकरण जोड़ा गया तो लगा कि ये महागठबंधन के हिस्से में चीजें होनी चाहिए, परिणाम कुछ और आया। तो जनता बड़ी माइन्यूटली जो है वो चीजों को देखती है कि क्या है नहीं है। अगर बीजेपी का भी उद्देश्य केवल बिहार में सत्ता प्राप्त करना है या 40 सीटें लेनी है, क्या इसको जनता नहीं समझती है कि इनको बिहार से कोई लेना देना नहीं? जिस बिहार ने 39 सांसद दिए केंद्र को, बिहार के हिस्से में क्या मिला? हम लोग बात कर रहे हैं ना कि 1 साल महागठबंधन की क्या उपलब्धि रही, बिहार को क्या मिला। छोड़ दीजिए पार्टियों की बात, हम लोग बिहारी बन करके सोचें बिहार को क्या मिला। अखिलेश जी उंगली उठा रहे हैं, बताएंगे आप? जी बिल्कुल। 39 सांसदों ने बिहार को क्या दिया? जी बताएंगे। तो अगर बिहार कहीं से छूट रहा है, जितने इंडेक्स हैं नीति आयोग की रिपोर्ट से लेकर के और सारे रिपोर्ट जो हैं उस इंडेक्स में देख लीजिए बिहार कहाँ खड़ा है। ये बिहार जो सरस्वती की धरती हुआ करती थी, जहां से ब्रेन निकलता था और वैश्विक स्तर पर अपने को स्थापित कर लेता था, आज भी सिविल सर्विसेज में आपको 80% बिहारी मिल जाएगा। भले वो कहीं दूसरे जगह का रेजिडेंट हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जड़ें बिहार से जुड़ी हुई। क्या है शैक्षणिक संस्थाओं का हाल? संजय जी हमारे पास, हाँ मैं चाहती हूँ जल्दी से आप कंक्लूड करें, समय थोड़ा सा कम है। तो मैं ये कह रहा हूं कि महागठबंधन ने कोई ऐसी उपलब्धि नहीं हासिल कर ली है कि हम कह सकते हैं कि कल इनके लिए बड़ा फर्टाइल जमीन बिहार बन गया। और मेरे ख्याल से आप 1 साल के वक्त में आप कैसे किसी सरकार का लेखा जोखा कर सकते हैं? 1 साल उतना सफिशिएंट टाइम नहीं है, बिल्कुल। और बीजेपी भी ऐसा कुछ 39 सांसदों को देने के बाद, कल तक तो 1 साल पहले तो गठबंधन में बीजेपी ही थी, तो बीजेपी ने भी कुछ बिहार को ऐसा नहीं दे दिया कि बीजेपी की दावेदारी है और बस केवल वो आदर्श स्थिति में बिहार था और 1 साल में बिहार जंगल राज में चला गया। तो चुनौतियां तो दोनों के सामने है, लेकिन ठगा हुआ बिहार अभी अपनी ही जगह पर कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है। कल क्या होगा मुझे नहीं पता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में। देखिए अहम सवाल अभी भी यही है कि गठबंधन चाहे जिस पार्टी के बीच में हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए वो जनता से ही है, वो जनता के लिए ही है, जनता के द्वारा ही है। जो इनके साथ रहेगा वो लंबा चलेगा और स्वस्थ रूप से भी चलेगा। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी और महत्वपूर्ण विषय को लेकर बिहार की जनता के लिए। नमस्कार।